नाज़रीन, हम मौके से वापस आ चुके हैं और सिलसिले गुफ्तगू हम वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। डॉक्टर फौजिया हमीद हमें कुछ बता रही थी अपने विज़न से मुतालिक। ये जो इनका विज़न है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ये इसको बता रही थी। हम ये चाहते हैं कि ये तो ज़िंदगी का एक प्लेटफॉर्म है, आपने सियासी के तौर पर देखा, एक आपका पर्सनल ज़िंदगी का प्लेटफॉर्म है जो आपका घर है, इसमें बच्चे हैं, शौहर है, ये सब आप जो प्लेटफॉर्म अपने चेंज कर रही थी और फिर आपका डेंटिस्ट भी था, तो क्या घर की तरफ से कोई मज़ाहमत या कोई एडवाइसेस आपके पास नहीं आ रही थी कि आप ये करें और ऐसा करें और यूँ करें, ऐसा देखिए, कुछ? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत, एक औरत का हाथ होता है। तो मेरी जो कामयाबी है उसके पीछे भी मेरे हस्बैंड का हाथ है। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने कहा कि आप डिसीजन लें, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह। और यकीन कीजिए, पार्टी ज्वाइन, पॉलिटिक्स में आना, डेंटिस्ट्री करना, जो काम मैंने करना चाहा मैंने किया और वो खड़े रहे। और माशाल्लाह। हाँ, मैंने उनसे मशवरा ज़रूर लिया, हर चीज़ में मैं उनसे मशवरा ज़रूर लेती रही और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए और जिसकी वजह से मैंने बहुत काम किया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करना चाहूँ कम है, माशाल्लाह। क्योंकि हमीद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ऐसे जी। हस्बैंड बहुत कम होते हैं। जब मैं एमकेएम में थी तो आपको यकीन करें कि मैं रात को 4 बजे भी कॉल आ जाती थी कि आप आ जाइए 90 पे। मुझे आज तक उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कहा ठीक है, आपको कॉल आई है, आप जाइए। सही। तो मैंने बिल्कुल रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और बिल्कुल साफ नियति से काम करते रहे। जिस तरह से मैं डेंटिस्ट्री में काम कर रही थी, मैंने सोचा कि शादी होगी तो शायद हस्बैंड की तरफ से कोई आएगी कि रिजर्वेशन कि आप नहीं करें। तो जब मेरा पहला बेटा हुआ और उसको एस्थमा था बाय अच्छा। बर्थ और हम बहुत परेशान होते थे कि क्या करें। डॉक्टर गफ़ार बिल्लू मेरे बेटे के अच्छा। डॉक्टर थे जी और जी हम उनको बहुत तंग करते थे। जी। उसके बावजूद जब मैंने पॉलिटिक्स में थी, हमीद मुझे कहते थे कि मैं देख रहा हूँ दानियल को, आप जाइए। तो बहुत बड़ी माशाल्लाह, बात है, बड़ी उन्होंने बात। मुझे इस तरह से लेके चले। और जब मैं देखती हूँ अपनी कामयाबी को तो उसमें जब देखती हूँ किसके सर पे सेहरा रखना चाहिए सही। तो वो सेहरा मेरे हस्बैंड के सर पे ही आता है। देखिए, आप बहुत खूबसूरत बात कर रही हैं और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो शख्सियात हमारे सामने जैसे मौजूद हैं या इससे पहले जो भी शख्सियात आती हैं, हम मोटिवेशन जो उनको करती है शख्सियत उसका ज़रूर ज़िक्र करते हैं, यानी मोटिवेटर का नाम ज़रूर लेते हैं। और आज आपके मोटिवेटर का नाम हमीद है और हम उनको सलाम पेश करते हैं कि इतनी मेहनत और आज के दौर में जो आपको इस्लाम की तालीम आपको मालूम है कि भी वो ये कि वो तो ये कहता है इस्लाम तो आपको मसावी हकूक़ हैं आपके, औरत के भी मर्द के भी, मगर हमारा अपना दिल ये कहता है कि औरत को घर से बाहर नहीं निकालो, है हम अपने घर में रखें। मगर ऐसे जो ओपन माइंडेड और खूबसूरत दिमाग के लोग मौजूद हैं, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो भी जहाँ भी ऐसे किस्म के लोग मौजूद हैं, कहीं बेटा है, कहीं बाप है की शक्ल में, कहीं माँ की शक्ल में बेटी को दिया जा रहा है, बेटे को जो है टाइम दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ जो जिसकी सलाहियतें हैं हमें उसको मोटिवेट करनी चाहिए। जी हाँ, तो डॉक्टर फौजी बात हो रही, खालिद शेख साहब आपकी तरफ फिर आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, वो ब्रेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अब डायरेक्टर भी हैं आप और अदाकारी भी कर रहे हैं आप, जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप भी डायरेक्टर हैं और आप भी अदाकार हैं, कभी ऐसा हुआ? बहुत खूबसूरत बात कही आपने। इस तरह से कई बार मुझे मौका मिला कि मैं अच्छा। अपनी ही डायरेक्शन में सॉरी काम करूं। तो इत्तेफाक है कि मैंने एक प्ले किया था, तुम कहाँ हो। अच्छा, मैं राइटर भी हूँ वैसे अच्छा, तीनों चीज़ें हो गई। और मैं एडिटर भी हूँ। तो उसमें क्योंकि मैं वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी, शब्बीर जान, अदनान जिलानी और हुमा मीर, वो काफ़ी बड़ी कास्ट के थे। तो उनके पास वो पैसे शॉर्ट थे कि यार आप ऐसा करें खालिद साहब, एक कैरेक्टर आप भी कर लें। सही। मैंने कहा भाई मैं हॉलीवुड स्टार हूँ, शब्बीर जान से ज़्यादा पेमेंट लूँगा। तो कहना नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहरहाल वो मैंने कैरेक्टर किया था। लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब भी अपनी डायरेक्शन में काम करता हूँ। उसकी वजह ये कि मेरा मॉनिटर कौन देख रहा है, सही। मेरी लाइट कैसे कुछ होगी, बिल्कुल ऐसा ही। फ्रेम कैसे चल रहा होगा, उसके अंदर क्या कुछ होगा। तो वो मेरा असिस्टेंट जो मेरा मातहत है, वो बॉस की हैसियत से जो है वो कभी भी मेरे सामने नहीं बोलेगा।
चाहे मैं कुछ भी हूँ, जैसे मेरी सही। टाई टेढ़ी हो गई है या मेरे कॉलर उठ गए हैं या बाल मेरे बिखर गए हैं, तो वो डर के मारे नहीं बोलेगा बोलेगा। कि ये बॉस है, इसको मैं कुछ कहूँ। तो इसलिए मैं कॉन्शियस रहता था कि शायद मेरी परफॉर्मेंस में जो है फ़र्क आ सकता है, और लोग कहेंगे यार डायरेक्टर नाम टाइटल आ रहा है और ख़ुद को देखो। सही। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मैं अवॉइड करता था अपने डायरेक्शन में। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर फौजिया साहिबा से, कि जो उन्होंने बातें की बहुत सारी, बहुत मैं बड़ा महसूस हो रहा था आपकी बात। माशाल्लाह। मैं हमेशा हर चीज़ के पीछे एक पॉइंट बड़ा नोट करता हूँ। कह देना कि हालात कैसे हैं, इख्तलाफ क्यों हुआ, ये क्यों, रूट कॉज क्या थी? सही। रूट कॉज को आपने कहीं टच नहीं किया। सही। आपकी जो है जो माशरे का जो इस वक्त बिगाड़ है, उसकी रूट कॉज क्या है? आपकी तालीमी मेयार, आपका माशरती में जो है जो मामला है, आपकी जो सिस्टम है, आपके मोहल्ले हैं, आप ये सारी चीज़ों में जितनी जो है वो रूट कॉज पे काम नहीं हुआ। सड़क बना देना जो है किसी के लिए कोई कमाल नहीं है। उसके सही। पैरों में जूते हों और वो सड़क पे चल सके सर्दी और गर्मी में, वो कमाल है। सही। वो जूते नहीं मिले उसको, सही। वो क्या करेगा चल के? सही तो है। रूट कॉज के ऊपर जो है मैं अपने तमाम सियासतदान सही। और जो भी हमारे हुक्मरान हैं, सही है। इसके ऊपर गौर किया सही है। करें। मैं एक इस्तदा कर सकता हूँ या वो आप मैं चेंज नहीं कर या वो सकता। मैं आप तो अपने ड्रामे के हवाले से कोई भी वो आप अच्छी है, जिक्र कर रहे थे अपना अच्छा कि अपनी कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन है और खुद ही अदाकारी भी है। हाँ, अब बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल और होता है। डिसाइड हो गया कि आपने रोल भी जो कैरेक्टर भी करना है आपने। हाँ, वो करना अब मुश्किल है। अब बताइए कैसे गुजरी आप पे? हाँ, मुझ पे ऐसी गुजरी कि हुआ ये कि मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो डायलॉग की तरफ जहन जा रहा है। सही। अब जब डायलॉग बोल रहा हूँ तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि फ्रेम क्या होगा। अच्छा, फिर गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ उस सीन में, सही। तो गाड़ी भी चलानी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह से जो हैं हमारे यहाँ जो माहौल बना हुआ है, हम बहुत सारी चीज़ों से आपस में अनजाने में टकरा जाते हैं। सही। और उस टकराव के अंदर हम नहीं पहुँच पाते कि हमारा असल एम और मकसद और हमारी मंजिल क्या है। सही। तो हम उससे भटक जाते हैं। सही। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि हम लोग बहुत सारी मंजिलों से, इस वक्त जो आवाम परेशान है हालात की वजह से, जो भी कुछ मामलात बने हुए हैं, बहुत दुख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि आवाम को इस वक्त डेंटिस्ट से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। नफ्सियाती कर दिया लोगों ने। सियासतदानों ने अपनी दींगा मुश्ती के अंदर जो है जो हालात पैदा कर दिए हैं, वो मरीज बना दिया है लोगों को। अब आवाम जो है ना, बरसों तक जो है ना, ये चीज़ें जो इस एज के अंदर लोग हैं, या अब वो 70-80 साल तक ये इस तकलीफ से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसको कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह सहूलतें देंगे? क्या पार्टियां बदल के, या आप ये मामलात इससे कुछ सही हो जाते हैं? इख्तलाफ था तो बैठ के भी बात की जा सकती है। बात है। नहीं, ये अब सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं हमारे चैनल के, हम उस पर सियासी तौर पे भी और जो और जो मसाइल हैं माशी, उनको भी करेंगे। आपसे मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुझे बताएं कि अदाकारी कितना मुश्किल पाते हैं अदाकारी को आप? डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मैं हर सवाल पे आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। कमाल आपने ये सवाल लिए, तो मेरा मनपसंद सवाल है माशाल्लाह, कि जो है अदाकारी को लोग क्या समझते हैं। सही। जिस शख्स को अदाकारी आती है ना, जो उसके असरार और रमूज़ को समझता है, हाँ, सही। उसके लिए परफॉर्म करना स्क्रीन पे बहुत मुश्किल है। सही। उसके लिए बहुत आसान है जिसको पता ही नहीं अदाकारी किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और आपकी जो है आँख कैसे बोलती है, आपका चेहरा क्या होना चाहिए, प्रोफाइल क्या होना चाहिए, आपका लुक क्या होना चाहिए, आपका फुटवर्क क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जिसको इतनी मालूमात हो, सही। उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक वाक़या शेयर करूँगा। एक ज़माने में एक जो थे, बहुत ही देहात में कोई गांव में, वो आँखों का जो है वो निकालते थे, कैटरेक्ट का इलाज करते थे। सही। तो बड़े मज़े से वो इलाज करते करते तो वहाँ जो ज़माना फिर गोरों का आ गया। तो किसी गोरे ने सवाल किया कि तुम कुछ पढ़े लिखे? उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आप ऐसा करो, हमारे साथ चलो इंग्लैंड, और हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जब तुम इतना कामयाबी से जो है इलाज कर रहे हो तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ के आया तो पहले ऑपरेशन में उसके हाथ काँप रहे थे कि अब उसको समझ में आया कि जी कॉर्निया क्या है, और आई के अंदर आई लेट क्या है, और उसके अंदर कितनी वेन्स जा रही हैं और वो कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। अब वो उसका हाथ काँप रहा है। तो यही हाल जो है आपके यहाँ के लोगों का, हर काम की मैं मिसाल दूंगा, छोड़ें अदाकारी को भी, सही कि लोग वो काम कर रहे हैं जिनको आता नहीं। सही। जो अहल हैं वो बाहर बैठे हैं। ये इस मुल्क का अलमिया है कि जो अच्छे अदाकार हैं वो बाहर बैठे हैं। और एक और तरीका है काम का
आपको स्क्रीन पे आना जो है कोई कमाल नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप अपनी सलाहियतों को मनवाएं, वो कमाल है। सही। वो कमाल नहीं है कि आपने काम कैसे लिया। आपको लोग पहचानना तो शुरू कर देंगे कि जी हाँ ये फलां साहब जा रहे हैं, लेकिन आपकी तारीफ नहीं करेंगे जब तक आपका काम अच्छा ना हो। सही। ये एक अलमिया है और इसकी लैकिंग है हमारे हर बिल्कुल। डिपार्टमेंट, हर चीज में मैं देखता हूँ। बिल्कुल। बहैसियत एक पाकिस्तान के और एक इंसान के, दिल तो मेरा भी धड़कता है ना पाकिस्तान के बिल्कुल। लिए। ये अदाकारी के हिसाब से हमारे पास दो नाम आते हैं, एक अदाकार मोहम्मद अली हुआ करते थे जी और एक तिलत हुसैन साहब जी। है। आप देखिए कि ये बड़े ट्रेन अपने अपने प्रोफेशन में लोग थे। तो आपकी बात के हिसाब से आप इनको किस मेयार पे पाते हैं? भाई एक जस्ट कमिट्स करना चाहते। देखिए मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अली साहब तो बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का असासा, और बहुत अच्छे आदमी, शख्सियत उनकी बहुत प्यारी थी। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, तो बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ। सही। मेरे असल में एक चचा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, कुछ फिल्मी मेरा कुछ बैकग्राउंड है, तो उस हवाले से है। वो फिल्म रिलीज़ करते थे तो मोहम्मद अली साहब अक्सर कराची आते थे, तो मैं उनसे मिलता था जुलता था। अदीब साहब हो गए, ये सब हो गए। तो हमारे घर में मेरी छोटी चाइल्ड एज से ही जो है वो मैं अदाकारों में बड़ा खेला कूदा हूँ। तो मोहम्मद अली साहब बहैसियत एक इंसान के बहुत अच्छे इंसान थे। दूसरी बात ये है कि उनके साथ पैरेलल नदीम साहब थे, वहीद मुराद साहब थे। ये तीन ही स्टार थे हमारे पास, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट भी जो है सिवाय एक फिल्म के, उस वक्त फिल्में ड्रामे नहीं या टीवी नहीं आया था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चिराग जलता रहा से मोहम्मद अली साहब आए थे, दाखिल हुए, वो एक डाकू का करेक्टर और ये सब करके वो हिट हो गए। तो अदाकारी के किस मेयार पे थे वो? ऐसे मैं अपने नई जनरेशन को एक बात मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि देखो, घर से निकलो तो कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो, चाहे वो बाहर की फिल्म से करो या मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब की फिल्मों को देख के करो। कुछ सीख कर, कुछ समझ कर आओ। ये हमारे लिए एक स्कूल हैं, हमारे लिए एक जो है मदरसा है, जो हमें इनको देखकर बहुत कुछ सीखा है। मोहम्मद अली साहब का मयार वाकई में नो डाउट मैचलेस। अब आ जाएं तलत हुसैन साहब पे। तलत हुसैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कई उन्होंने डायरेक्शन भी की, उनकी साहबजादी भी एक आर्टिस्ट रही हैं। तो हमारे लिए तो यही सब असासे हैं, और हम इनका क्या मेयार तोलें? सही। मेयार तो वो तोले जिसका खुद अपना कोई मेयार उससे बुलंद हो। सही। ठीक है ना? तो मैं उनके आगे, मैं जूनियर हूँ और मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी शान में क्या बात करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए, मोहम्मद अली साहब जो थे, आपको मालूम है कि वो उससे उन्होंने साउंड के हवाले से रेडियो से तो वाबस्तगी थी, हैदराबाद रेडियो से। अदाकारी का कोई डिप्लोमा नहीं था और इतने बड़ी अदाकारी पे पहुंचे। जबकि तिलत हुसैन साहब जो थे बाकायदा डिप्लोमा होल्डर है, और आप देखिए कि दोनों की अदाकारी में लिप्स उनके भी हिलते थे, चेहरा उनका भी हिलता था, चेहरा उनका भी हिलता था, मगर दोनों की मूवमेंट में फ़र्क था। तो हम हमारे ये मेयार है अदाकारी के, और माशाल्लाह बड़ा नाम था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली है, दोनों को मिली है, मोहम्मद अली साहब को भी, उनको भी। नाज़रीन, फिर एक वक्फे का हमारा टाइम हो चुका है। हम वक्फे के वापस आके अपने सिलसिले गुफ्तगू को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं।